हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल ठाकुर पब्लिकेशन फार्मेसी न्यूज़ एंड बुक्स पे आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको फुल बुक रिवीजन सीरीज आपके सेकेंड सेम के लिए भी अवेलेबल कराई जा रही है। तो इस सेकेंड सेम के सीरीज में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पैथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की सीरीज आपको यहाँ फुल बुक प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम जो भी आपका सिलेबस है उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि 90% 80% जिनके चांसेस होते हैं कि वो आएंगे, वो इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री की सीरीज का पहला चैप्टर जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 1 है हमारा। बायोमोलिक्यूल्स का टर्म जो था वो किसने दिया था? इस टर्म को दिया था कार्ल नीलबर्ग ने, ये टर्म रेज किया। ठीक है, इनको हम और क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब जो साइंटिफिक फील्ड है बायोकेमिस्ट्री की, वो क्या इन्वॉल्व कर रही है? वो बायोलॉजिकल फंक्शंस का या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स की केमिकल स्टडी जब हम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? केमिकल स्टडी, और इनका रिलेशन कहाँ से देखा गया? विद द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे जैसे केमिस्ट्री में एडवांसमेंट होते रहे, हम मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल पे जाके रिसर्च करने लगे, तब हमने क्या देखा? जो हमारे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, वो क्या है? वो जनरली मॉलिक्यूलर लेवल पे ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनर्जी अगर मिल रही है तो एनर्जी भी हमें किससे मिल रही है? ग्लूकोज से मिल रही है। तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। देन अगर हमें स्टैमिना चाहिए या हेल्थ बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या चाहिए होता है? हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये भी क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है। तो ये जो टर्म है बायोकेमिस्ट्री, ये जनरली उन सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी करता है, रिसर्च करता है, जो हेल्प करते हैं हमें स्टडी करने में किसी भी प्रोसेस को एट अ बेसिक लेवल। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे सारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में जाके कुछ अल्टरेशन करते हैं, कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें, हमारी बॉडी को स्टैमिना प्रोवाइड करें, या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जैसे कि डीएनए, आरएनए के बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीजें, ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करवाएं, उन्हें क्या कहते हैं? हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के अंडर कौन कौन सी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक्स है एंड एंजाइमोलॉजी है। ये कुछ मेन ब्रांचेस हैं जिनको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर में। जैसे मेटाबॉलिज्म है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ जाता है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम प्लांट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग और इन सारी चीजों की बात करते हैं। एनिमल बायोकेमिस्ट्री में जो एनिमल के बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट हम डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स में की स्टडी में भी यूज करते हैं, बिकॉज एंजाइम्स हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस कराते हैं, तो हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। देन जेनेटिक्स, डीएनए एंड आरएनए, दो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस को रेगुलेट कराते हैं और साथ ही साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करते हैं। देन इम्यूनोलॉजी आता है। तो इम्यूनोलॉजी में क्या है? हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करके जो हमारे वायरस नए निकल के आ रहे हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, हम क्या करते हैं? इम्यूनोलॉजी ब्रांच के थ्रू हम इन डिसीजेस के, बैक्टीरियल डिसीज या वायरल डिसीज है, इनके ट्रीटमेंट के लिए नई ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स को या एंटीवायरल मेडिकेशन को डेवलप कराते हैं। तो ये कई कुछ डोमेन्स हैं बायोकेमिस्ट्री को के जिन पे हमें ध्यान देना था, वो हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया, ऐसे मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं और हमारे बॉडी में जाके ऑल्टरेशंस करते हैं, उन्हें ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो के नाम से समझिए स्मॉल स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली 100 से 200 के नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, शुगर्स हैं और उनके अदर डेरिवेटिव्स हैं, फॉस्फोराइलेटेड सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, या फिर मोनो, डाई या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो वो किसके अंडर आ जाते हैं? वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर आ जाते हैं। देन मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। लार्ज मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है,
जो बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की रेफरेंस में बात करें तो 10⁴ से 10⁻12 तक का जिनका मॉलिक्यूलर वेट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारी चीजें क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनोमर यूनिट से जुड़ के बने होते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड के। अब जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यूनिट्स ज्वाइन करके पॉलीमराइज होके क्या एक बड़ा कंपाउंड बनाती है। ऐसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करें, लिपिड्स की बात करें तो उसमें भी कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के, अब कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे तो वो फैटी एसिड बना देगा। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। देन हमें कुछ स्पेसिफिक पढ़ने हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम जनरली हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अब हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसको कह रहे हैं, इसके फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट के, बेसिकली अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस में आता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराना, कीटोन बॉडीज का जनरेशन कराना जो हमें ऐसी कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जब हमारे बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड मटेरियल नहीं होता। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा इंट्रो था। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2ON। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेशियो का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के नाम से भी इनको जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्यों? बिकॉज सेल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो वो उसको मेटाबोलाइज करवा के क्या करते हैं, इसी कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी जनरेट करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, ATP के फॉर्म में जनरेट होती है। अब ये जनरल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का रिलीज कर रहा है। हम इसका कंबशन जब करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है और साथ ही में एनर्जी यहाँ लिबरेट हो रही है। तो बॉडी क्या कर रही है, इसी एनर्जी को यूज कर रही है फॉर फंक्शंस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की ये फंक्शन है। अब इसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। मतलब इसमें 3 टाइप के जनरली फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए आपको इसमें 3 टाइप के ग्रुप मिलेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो एक हमारे पास एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, ठीक है। इसमें OH, जैसे कि यहाँ पे OH लगे हुए हैं, तो ये सारे क्या है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देन एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। जो ये ग्रुप होता है डिफाइन करता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो एल्डोज है कि कीटोज है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफाई हम कैसे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोनोसेक्राइड है, देन ऑलिगोसेक्राइड है, ऑलिगो के अंदर 2 आते हैं, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड, ठीक है। अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर। देन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस की बात करें तो एल्डोज एंड कीटोज, ये टाइप के होते हैं। अब हम मोनोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कार्बन मोइटी, एक शुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, सिंपल शुगर है, ठीक है। देन सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एक ऐसी सिंगल यूनिट ऑफ शुगर जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं, ठीक। देन इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है। कैसे, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देन ये फ्रक्टोज का। यहाँ पर कोई भी हमारे पास में अदर बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, या फिर कोई दूसरा ग्रुप शुगर मोइटी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। अच्छा, ऑलिगोसेक्राइड के केस में क्या है, 2 होते हैं, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड्स ऐसे शुगर कंपाउंड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 2 से लेके 10 तक की कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स या फिर शुगर यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। तो इसी बेसिस पे हमने इसको फिर 2 टाइप में डिवाइड किया, एक डाइसेक्राइड, दूसरा ट्राइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड का मतलब ऐसा शुगर मॉलिक्यूल या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर मोइटीज एक दूसरे से जुड़ी हों,
थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक डाइसैकराइड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 का मॉइटी जुड़ी होंगी तो उसे हम ट्राइसैकराइड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो ये बॉन्डिंग कौन सा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है, जिसके थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। देन ट्राइसैकराइड की बात करें तो ट्राइसैकराइड का एग्जांपल हम अगर देखें यहाँ पे, तो रैफिनोज सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 शुगर मॉइटीज जुड़ी हुई हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और क्या बना रही हैं, ट्राई शुगर बना रही हैं, जिसको हम कहते हैं ट्राइसैकराइड, और इसका नाम क्या है, रैबिनोज। ठीक है, रैबिनोज इसका नाम है। तो इसका अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉलीसैकराइड का। पॉलीसैकराइड में क्या होता है जनरली, देखिए अभी तक हमने देखा कि सिंगल यूनिट जुड़ रही तो डबल डाइसैकराइड बन रहा है, 2 से ज्यादा जुड़ रही ट्राई बन रहा है। अब अगर n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ती हैं तो क्या होगा, वहां पर पॉलीसैकराइड नाम का एक कंपाउंड बनेगा जिसमें n नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे। पॉलीसैकराइड में जनरली n नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं, बहुत बड़ा कंपाउंड होता है जिसको शायद इस बोर्ड पे पूरी तरीके से ड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक शुगर मॉइटी दिखाया, दूसरी शुगर मॉइटी दिखाया, तीसरी दिखाया। ठीक है, बीच वाली पे हमने n लगा दिया। अब n यहाँ पर 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने भी लगा दो, वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकराइड कंपाउंड ही कहलाएगा। देन रिएक्टिविटी के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स हैं या फिर ऐसे शुगर्स हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस की वजह से फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं अपने, तो इनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या फिर ऐसे शुगर कंपाउंड जो क्या करते हैं, फेलिंग्स या टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। देन नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो ये ऐसे शुगर हैं, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो क्या करते हैं, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए फेलिंग्स और टॉलेंस की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको हमारे बुक में मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डिफरेंस आप पढ़ के जाइएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। देन हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एक एल्डोज, दूसरा है कीटोज। तो एल्डोज में क्या होता है, जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, और कीटोज क्या होता है, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। हम केमिकल नेचर की बात करें तो यहाँ पर आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब जब हम इसको हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वहां पर एक चारिंग इफेक्ट आता है, चारिंग स्मेल आती है, जिसको हम कैरामेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को पूरे हम क्या नाम देते हैं, कैरामेलाइजेशन नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम मोनोसैकराइड की बात करें, मोनोसैकराइड शुगर्स की बात करें यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, मोनोसैकराइड शुगर्स की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ में। ये फेलिंग्स और बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, और अल्कलीन क्यूप्रिक आयन जो प्रेजेंट होता है इस मतलब कंपाउंड में, जो फेलिंग एंड बेनेडिक्ट है, उसको रिड्यूस करते हैं और एक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। देन हम दूसरे टेस्ट की अगर बात करें तो अगर हम ब्रोमीन वाटर को की रिएक्शन कराते हैं एल्डोज से, तो वो उसको डीकलराइज कर देता है। ठीक, जो ब्रोमीन वाटर है उसका कलर हट जाता है, वहीं पे कीटोन ये चीज नहीं करता। तो कीटोन को इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने पे हमें पता चल जाएगा हमारी शुगर किस टाइप की है। एक टेस्ट है इसमें, ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट में क्या है, जैसे सारे रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं उनके पास क्या होता है, एक ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं। फिर ये फिनाइल हाइड्राजोन फर्दर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर से फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा और ओसाजोन बनाएगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये भी है कि जो एल्डोज है या हेक्सोज हैं, वो एल्डोज या कीटोज हैं, वो क्या करते हैं, ओसाजोन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम कुछ पर्टिकुलर इनके जो टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ कॉमन टेस्ट के बाद है इनके जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, हम 1 से 2 ml लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए का और बी का। ठीक है, उसको उसमें हम फ्यू ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, फिर उसको कुछ मिनट के लिए बॉईल करते हैं, तो उससे एक येलोइश रेड कलर अपीयर होगा, जो कि क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म करेगा, फिर रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा यहाँ पे। देन मॉलिश टेस्ट की बात करते हैं, तो जो मेंबर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो क्या करते हैं, ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं टुवर्ड्स मॉलिश टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम 1 to 2 ड्रॉप मॉलिश रिएजेंट की ऐड करते हैं अपने सॉल्यूशन में, तो वो एक कलर डेवलप करेगा पर्पल कलर का जंक्शन पे, जो कि बीच में दिखेगा। उससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। देन अगला है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट में क्या होता है, देखिए इस केमिकल टेस्ट को हम क्यों यूज करते हैं, फॉर प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड की प्रेजेंस के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम करते क्या है, बेसिकली कॉपर का रिडक्शन होता है, जिससे एक ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओसाजोन टेस्ट मैंने भी आपको ऊपर बताया। देन सेलिविनॉफ टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक क्रिस्टल लेते हैं थोड़े,
रिसोर्सिनॉल को उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करते हैं, तो एक पिंक कलर प्रोड्यूस होता है जो कि हमें बताता है हमारे कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट थे जो आपको देखने थे। नेक्स्ट हम के कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस है उसको देखते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस में ये क्या है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करिए, आपको एनर्जी बहुत जल्दी मिलेगी। देन प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसके अलावा फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ग्लाइकोलिक्स प्रेजेंट है सेल सरफेस पे, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक मेजर डाइटरी फाइबर की तरह भी हेल्प करता है। देन जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में भी फंक्शन करते हैं, जो अलग अलग प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल में भी क्या होता है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक NAG है, दूसरा NAM है, जो कि सेल वॉल को बनाते हैं प्लांट्स की, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में NAG और NAM ही प्रेजेंट होते हैं। देन हम अपने अगले टॉपिक लिपिड की बात करते हैं। तो लिपिड में क्या है, जनरली देखिए, लिपिड जो है वो ग्रीक वर्ड लिपोज से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, फैट होता है। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर है, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। जो हम ऑयल्स या फैट्स टर्म यूज करते हैं वो भी हम किसके लिए यूज करते हैं, लिपिड्स के लिए ही यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं, वैक्स हो जाएगा, ठीक है, आप बटर कंज्यूम करते हो वो हो जाएगा, घी कंज्यूम करते हो, ये सारे क्या है, ऑयल्स एंड फैट्स के एग्जांपल हैं। देन हम इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसका वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए, ये जो है वो तीन टाइप में पहले क्लासिफाई किए गए हैं। एक सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड और तीसरा है डिराइव लिपिड। ठीक, सिंपल लिपिड की बात करें तो उसमें फैट एंड ऑयल आता है एंड वैक्सेस आता है। देन फॉस्फोलिपिड यहाँ पर आता है कंपाउंड लिपिड के अंदर, एंड ग्लाइकोलिपिड आता है। डिराइव लिपिड की बात करें तो वहाँ स्टेरॉइड, टर्पीन्स एंड कैरोटेनॉइड्स आते हैं, जिनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम फैट एंड ऑयल की बात करें तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड और मिक्स ट्राइग्लिसराइड। देन वैक्स की स्पर्म व्हील वैक्स है, देन बीज वैक्स है, कार्नबुआ वैक्स है। फॉस्फोलिपिड की बात करें, लेसिथिन, सेफिलिन, प्लाज्मालोजेंस है, ये एग्जांपल्स हो गए। देन केरासिन, फेरनोसिन, नर्वोन, ये ग्लाइकोलिपिड्स के हो गए। स्टेरॉइड्स की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, कोप्रेस्टेनॉल, कोलेस्टेनॉल, एर्गोस्टेरॉल, ये सारे क्या है, ये स्टेरॉइड्स के एग्जांपल हैं। देन टर्पीन्स की बात करें तो मोनो, सेस्क्विडाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, जितने भी टाइप के टर्पेनॉइड कंपाउंड्स होते हैं उनको हम टर्पीन लिपिड्स में क्लासिफाई करते हैं। देन कैरोटेनॉइड की बात करें तो लाइकोपिन, कैरोटिनो, ज़ैंथोफिल्स इसके एग्जांपल हैं। देन हम इसके केमिकल नेचर की बात करते हैं। तो केमिकल नेचर लिपिड्स के कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम किसी अनसैचुरेटेड फैट को रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन गैस के साथ में, या फिर उसको मतलब किसी हीटेड ऑयल को बॉईल करें इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो वहां पर क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, सॉरी, जो सिंगल बॉन्ड्स, जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड्स में चेंज हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या है, मतलब अगर ये दो कार्बन एटम्स हैं, तीन है, चार है, तो इसके बीच में ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड अब बन जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन हाइड्रोजनेशन थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड। अब देन हम बात करें दूसरे की, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखिए जनरली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और तीन फैटी एसिड्स का ये फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट है, इसको हमने क्या किया, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तो इसने ग्लिसरॉल बनाया, अल्कोहल बनाया, साथ ही साथ में तीन पामिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म किए। तो ये एक एग्जांपल है। देन सैपोनिफिकेशन की बात करें तो सैपोनिफिकेशन में हम जनरली क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम जो ऑयल्स हैं या फिर फैट है उसको हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जिससे ये रिएक्शन क्या करेगी, ये ग्लिसरॉल फॉर्म करेगी और सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगी, किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, देन जो KOH है वो सॉफ्टवेयर लिक्विड सोप्स बनाता है। ठीक, अब सॉफ्टवेयर सोप्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स। मतलब ये क्या है, सैपोनिफिकेशन टेस्ट। सैपोनिफिकेशन टेस्ट मतलब जनरली एक टेस्ट होता है जिससे हम फैट एंड ऑयल को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों, बिकॉज जो ये फैट एंड ऑयल है इसकी प्योरिटी सैपोनिफिकेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम ये रिएक्शन लगाते हैं। देन रैंसिडिटी का मतलब होता है, अगर हमने ऑयल या फैट को स्टोर किया तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक फोल ऑर्डर या स्मेल आने लगती है, खराब स्मेल आने लगती है। तो फिर उसको हम उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसी कंडीशन को हम रैंसिडिटी कहते हैं, जो फोल ऑर्डर या स्मेल आ रही है उसको। ठीक, अब इसके अलावा ये किस वजह से हो सकता है, अगर हमने लंबे टाइम तक स्टोर कर दिया कंपाउंड को तो हो सकता है, या फिर किसी केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, या फिर
प्रोडक्ट डिसोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, प्रोडक्ट के खराब हो जाने की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे चीजें हैं जिसकी वजह से रैंसिडिटी कॉज होती है। देन एसिड नंबर की बात करें तो ये क्या है, मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गिवन फैट और ऑयल। मतलब किसी फैट और ऑयल में कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, कितने मिलीग्राम, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड नंबर कहते हैं। ऐसे ही रिचर्ड मिशेल नंबर होता है, इसको हम वोलेटाइल फैटी एसिड नंबर कहते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड। सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिचर्ड मिशेल नंबर कहते हैं। इसके बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो इसमें स्टोरेज, मतलब फैट एंड ऑयल्स क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, एनर्जी को स्टोर करता है बॉडी में, जिससे हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके। देन एनर्जी सोर्स बताया मैंने भी आपको, सेल मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स की तरह प्रेजेंट होता है, इसके लिए उसका और क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, ये मेम्ब्रेन परमिबिलिटी मेम्ब्रेन में इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसफर को भी प्रमोट करता है। देन विटामिन की बात करें तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए एक डिसोल्यूशन मटेरियल या सॉल्युबलाइजिंग मटेरियल की तरह हेल्प करता है। इसके अलावा कई सारे एंजाइम सिस्टम्स में यूज होता है, एज एन एंजाइम यूज होता है। देन सिग्नलिंग पाथवे में, थर्मल इंसुलेशन में, ट्रांसपोर्ट में इसका यूज पाया जाता है। देन हम अगले मॉलिक्यूल की बात करें तो वो है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड आते हैं जनरली, कौन सा, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए में कोई भी राइबोज शुगर नहीं प्रेजेंट है, और इसमें जो हमारा राइबोज है उसमें एक राइबोज शुगर प्रेजेंट है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है डीएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब जो पॉलीमर है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें एक डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है और एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, या फिर एक फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग न्यूक्लियोसाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देन राइबोन्यूक्लिक की बात करें तो ये आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, और 10 टाइम्स ज्यादा होता है डीएनए से, ठीक। बिकॉज आरएनए के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैसेजेस को ट्रांसफर करना, इसके अलावा कुछ फंक्शंस को कराना, राइबोसोमल सिंथेसिस कराना, तो इन सब चीजों में इसका यूज रहता है। अब हम इसके कुछ पर्टिकुलर केमिकल नेचर के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर दो हैं जो हमारे एक डीएनए और एक आरएनए में पाई जाएगी। एक तो ये डी राइबोज है जो आरएनए में पाई जाती है, ठीक है, और ये डी ऑक्सीराइबोज है जो किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। तो ये दो टाइप की शुगर हमें मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, वो बैकबोन फॉर्म करता है न्यूक्लिक एसिड की। कैसे, देखो एक यहाँ पर शुगर अटैच हुआ, फिर उसको फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनना है, फिर शुगर अटैच होगा, देन फिर फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनना है। तो ये क्या करता है, बैकबोन को फॉर्म कराने में हेल्प करता है। देन इसके अलावा देन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 4 टाइप के बेसिस जनरली यूज होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। वहीं आरएनए की बात करें तो वहां पर भी 4 यूज होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ये 4 आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये हेट्रोसाइक्लिक बेसिस क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो हो सकते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्योरीन हो सकता है और पिरिमिडीन हो सकता है। प्योरीन क्या है, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड है जैसे कि एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या है, ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड है जैसे कि थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में था, किसके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अगर हम अरेंजमेंट मैं आपको दिखाऊं कैसे रहता है इनका, तो कुछ इस टाइप से, पहले शुगर रहेगी, देन फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, देन फिर शुगर है, यहाँ पर इसके साथ में क्या है, प्योरीन या पिरिमिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है थ्रू बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे ही यहाँ पर है शुगर मॉलिक्यूल, है शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर प्योरीन पिरिमिडीन बेस जुड़ा हुआ है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसका, हमारे आरएनए या फिर डीएनए मॉलिक्यूल का, कि कैसा उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है। बायोलॉजिकल रोल की बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो इसमें क्या आता है, जनरली डीएनए आरएनए किसमें हेल्प करते हैं, डीएनए आरएनए जेनेटिक डेटा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, राइबोसोमल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट कराने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड्स को कैरी करता है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और आरआरएनए क्या है, वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगले टॉपिक अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड 2 वर्ड से बना हुआ है, अमीनो और एसिड। अमीनो एसिड का मतलब होता है
एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक अमीन ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक अमीन ग्रुप है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसके अलावा ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है ये साइड चेन है इसकी, ठीक है। तो अमीनो एसिड ऐसे ही मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन ग्रुप जुड़े होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें अमीनो एसिड की, तो इसको हम कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कार्बन चेन प्रेजेंस के बेसिस पे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और पोलैरिटी के बेसिस पे। तो अगर कार्बन चेन के बेसिस पे करें तो यहाँ पे एलिफैटिक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है, जिसके एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन में दिए हुए हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक है तो प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन, ये किसके एग्जांपल हो गए, हेट्रोसाइक्लिक के। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और थायरोक्सिन हो गए, ठीक। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बात करें तो दो होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हम उसको बाहर से लेते हैं, डाइटरी सोर्सेज से कंज्यूम करते हैं। देन नॉन एसेंशियल की बात करें तो नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं जो डिस्पेंसेबल होते हैं और बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है। एग्जांपल एस्पार्टेट है, एस्पार्जीन है, सिस्टीन है और प्रोलीन है। ऐसे ही इसेंशियल की एग्जांपल्स की बात करें, थ्रियोनिन है, फिनाइल एलेनिन है, ल्यूसिन है, मेथियोनिन है, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर आते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, नॉन पोलर और पोलर दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर दिया है। देन हम इसके केमिकल नेचर की बात करें तो यहाँ पहला है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। जब हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस या NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब अमीनो एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं अल्फा कार्बन एटम के साथ में, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही अगर हम इसकी रिडक्शन कराएं LiAlH4 की प्रेजेंस में तो ये अल्कोहलिक ग्रुप हमें देगा यहाँ पे। अभी स्टेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम किसी अमीनो एसिड का स्टेरिफिकेशन करते हैं तो वो क्या बनाएगा, अमीन बनाएगा, अल्फा अमीनो एसिड लिबरेट करेगा और करस्पॉन्डिंग ईस्टर बनाएगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की, एस्टरिफिकेशन हम कर सकते हैं। देन अमीनो ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन, मतलब मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे अगर हमने ग्लाइसिन लिया, ग्लाइसिन की रिएक्शन HCl से कराई तो वो बनाएगा ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। एसाइलेशन की बात करें तो वो एसिटाइल ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ ग्लाइसिन के साथ में तो वो एन एसिटाइल ग्लाइसिन बना लेगा। ऐसे ही कई सारी रिएक्शंस हैं इसमें, जैसे 2,4 डाइफ्लोरोबेंजीन DNFB की बात करें तो अगर हम DNFB की रिएक्शन करा रहे हैं ग्लाइसिन के साथ में तो वो DNP ग्लाइसिन बन के हमें मिलता है। अब दोनों की वजह से बात करें तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम हीट कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स को तो एक डाइकीटो पाइपराजीन मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। देन के अलावा अगर हम बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है, अमोनिया मॉलिक्यूल, और क्या बनाती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाती है। देन अगला है निन हाइड्रोजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड की रिएक्शन निन हाइड्रोजन कंपाउंड से कराते हैं, तो निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या करता है, पर्पल वॉयलेट कलर का पिगमेंट फॉर्म करता है, जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट है अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल रोल में क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। देन एनर्जी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स के थ्रू। अब कंजम्पशन जब होता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट या फैट का, तो ये इनकी हमें यूज पड़ती है। कुछ अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर या प्रिकर्सर की तरह यूज होते हैं। अब फिनाइल एलेनिन की बात करें तो फिनाइल एलेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस ऑफ विटामिन B3 में हेल्प करता है और हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन हार्मोन सिंथेसिस जैसे कि T3 T4 है उसके बनने में हेल्प करेगा। देन प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स क्या है, हमारा बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन्स ऐसे हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें क्या होता है, जनरली जो लॉन्ग पॉलीमर चेन है वो अमीनो एसिड से डिराइव होती है, वो अमीनो एसिड मोनोमर की होती है। तो प्रोटीन्स क्या है, जनरली अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर फॉर्म जो होता है उसी को हम प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से अमीनो एसिड, ये थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, उसके साथ में हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड लिया दूसरा, ठीक है, A1 A2 ऐसे ही करके A3, देन पेप्टाइड बॉन्ड 4, पेप्टाइड बॉन्ड A4 A5 ऐसे ही करके ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड, ठीक है। सिंपल में ग्लोबुलर और फाइब्रस आते हैं, कॉन्जुगेटेड में न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूको, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ऐसे कई सारे आते हैं। डिराइव में हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स की बात करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखें, जो इनकी डिटेल है सारी यहाँ पे दी हुई है। सिंपल प्रोटीन्स में कौन कौन से आते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ये कैसे प्रोटीन्स है, ये स्फेरिकल या ओवल शेप के प्रोटीन्स हैं। इसके एग्जांपल्स है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामीन्स, हिस्टोन, ग्लोबिन्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। देन फाइब्रस प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पर
क्या है, कोलेजेंस है, इलास्टिन है और केराटिन है, ये इसके फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, जैसे कि न्यूक्लियोहिस्टोन, न्यूक्लियोप्रोटामीन है। देन ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो म्यूसिन है, ओवोम्यूकॉइड है। ये सारे एग्जांपल्स है किसके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। डिराइव प्रोटीन्स की बात करें तो प्राइमरी डिराइव में क्या आता है, कुक्ड प्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे एग व्हाइट से जो प्रोटीन मिलता है, या फिर जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनको हम प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। सेकेंडरी डिराइव की बात करें तो ये ऐसे डिग्रेडेड प्रोटीन्स है जिनका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, या फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बनते हैं। देन इसके केमिकल नेचर की बात करते हैं तो इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड स्ट्रक्चर क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। ये एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कई सारे प्रोटीन जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक कई सारे अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रही है, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। देन टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है आपका, ये आपको देख लीजिए, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर पूछा जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। देन हम इसके बायोलॉजिकल रोल की बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह फंक्शन करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टिश्यू को, जैसे कोलेजन है तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जिससे कि क्लॉटिंग ना हो। देन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं एक्टिन और मायोसिन, दो ऐसे टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में हेल्प करते हैं। देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, बायो प्लस एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस में जो एनर्जी जनरेट हो रही है जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, ठीक। तो बायो एनर्जेटिक्स की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। देन ये जनरली 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, वो एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या होते हैं दोनों। जनरली कैटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और एनाबॉलिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। हम प्रिंसिपल की बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के, तो ये 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास बढ़ाया नहीं जा सकता, मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर इसमें भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो कहता है कि एनर्जी को हम किसी भी क्लोज सिस्टम में क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते, और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड वहीं पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो यूनिवर्स है वो किसके तरफ टर्न करता है, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर की तरफ टर्न करता है। जिसका मतलब है कि जो भी नेचुरल प्रोसेस है या फिर जो भी नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी है वो यूनिवर्स में इंक्रीज होती रहती है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। देन फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री एनर्जी एक ऐसा टर्म है बायोकेमिस्ट्री में जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फ्री एनर्जी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अवेलेबल होती है कि कोई एक कंपाउंड एक केमिकल ए केमिकल बी में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया तो उसकी वजह से एक हमने रिलेशन निकाला जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देन हम बात करते हैं एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आपने सुना होगा, उसी से रिलेट करिए। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती हैं और ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, और इनको ये थर्मोडायनेमिकली फेवर है, मतलब ये हीट सिस्टम में फेवर्ड रिएक्शन होती है। इसके अलावा ये एक स्टेबल स्टेट फॉर्म करती हैं जब वो हाई एनर्जेटिक अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन इनको मिलता है या फिर किसी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ ये जाती हैं। देन इंटरगोनिक रिएक्शंस की बात करें तो ये ऐसी एनाबॉलिक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसके साथ ही हमें इनको कराने के लिए ये रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी अलग से प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इनकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिफरेंसेस दिए हुए हैं एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन के, जो आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। अब रिलेशनशिप की बात करें कि क्या है इनके बीच में, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा वी, ये इसका रिलेशन है। इसका गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इनका ये एक रिलेशन है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। देन हम इसमें रिडॉक्स पोटेंशियल है उसकी बात करते हैं। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसी को हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट 0.0592 n log कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको यूज करके हम रिडॉक्स पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल है कि
ये एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है कि एक कंपाउंड कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स की बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी जो होती है वो हाइड्रोलिसिस पे बहुत हाई एनर्जी रिलीज करते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत हाई एनर्जी लिबरेट करते हैं, बहुत हाई फ्री एनर्जी देते हैं, और उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है हाई एनर्जी फॉस्फेट या फिर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप के हैं। एक पायरोफॉस्फेट है जिसमें एटीपी आता है, एसाइल फॉस्फेट है जिसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, इनॉल फॉस्फेट है जिसमें फॉस्फोइनाइल पायरुवेट है, थायोस्टर एसिटाइल कोए, फॉस्फेजेंस क्या है, फॉस्फोक्रिटिनिन है। देन हाई एनर्जी बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो दो कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एटीपी का। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखिए मेटाबॉलिज्म में मतलब हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज करने में, बॉडी में जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है या एंड प्रोडक्ट होता है उनका। सिंथेसिस कई सारे कंपाउंड्स में जिसमें एनर्जी चाहिए होती है तो उसमें सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। सेल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन, हमें चलने फिरने में और सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल सिग्नलिंग मतलब जो दो पाथवेज है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें भी ये हेल्प करता है रिसेप्टर या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मतलब डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स हम अब पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होते हैं। कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हमें क्या पढ़ना है कि जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो कैसे मेटाबोलाइज होगा, कैसे ब्रेक होगा और फर्दर कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या है डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। मतलब एक सेल में जो टोटल अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। या फिर कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एक सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं उसे ही हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जनरली दो तरीके से होता है, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, देखो कैटाबॉलिज्म में ये एक टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक के होते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और एनर्जी रिलीज करते हैं। ऐसे एनाबॉलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं और इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक। मतलब इसमें क्या है, मान लो ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे या सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब इसमें आपको कुछ साइकिल्स पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो कि हम देखेंगे। जो मेन है दो हम उसमें देखते हैं, वो कौन कौन सी है, एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी है टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल, ठीक है। दो ये साइकिल्स आपसे मेनली पूछी जाती हैं, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने उन्हीं दो साइकिल्स को पढ़ते हैं। तो पहला है ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक। ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पाथवे है किसका, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और ये कहां पर होता है, साइटोसोल में होता है किसी भी लिविंग सेल के, ठीक। अब अगर हम एरोबिक कंडीशन लेते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक कंडीशन। तो अगर एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस होता है तो एक मोल ग्लूकोज का है वो दो मॉलिक्यूल किसके बनाएगा, पायरुवेट का, एटीपी रिलीज होगी और एनएडीएच रिलीज होगा। वहीं पे अगर एनेरोबिक कंडीशन में मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, लैक्टेट के और एटीपी के, ठीक। इसको और हम क्या कहते हैं, एम्डेन मेयरहॉफ और पारनास, इन तीनों ने मिलके क्या किया, ग्लाइकोलिसिस पाथवे डिस्कवर किया या बताया कि ग्लूकोज इस पाथवे से कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है। इसलिए हम इसको ईएम पाथवे भी कहते हैं या फिर एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी नेट रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो एनएडी मॉलिक्यूल्स का यूज करके, दो पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का और दो एडीपी मॉलिक्यूल्स का यूज करके दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा।
2 एटीपी और 2 NADH रिलीज करेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। सो अब अगर हम बात करें साइट की, तो मैंने बताया साइटोप्लाज्म में होता है या साइटोसोल में होता है, किसके, किसी भी एनिमल सेल के। देन हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे की। ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता क्या है, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कई सारी स्टेप्स हैं। अगर इनिशियल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा, किसमें, ग्लूकोकाइनेज में, हेक्सोकाइनेज में। चलिए हम इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास था, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज के कांटेक्ट में आके के साथ रिएक्ट करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। यहां पर तीसरा एंजाइम आया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसने क्या किया, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया। यहां एनर्जी कंज्यूम हुई, कैसे, यहां पर एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन हुआ, मतलब एक एनर्जी कंज्यूम हो गई रिएक्शन में। देन इसके बाद में फोर्थ एंजाइम हमारा आएगा एल्डोलेज। वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा 2 मॉलिक्यूल्स में, किसमें, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो कि फर्दर एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। फिर यहां से एक एंजाइम है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये क्या करेगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P में। फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, ये क्या करेगा, 2 पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल, 2 NAD+ और 2 NADH का यूज करके 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बनाएगा। देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहां पर एंजाइम एक्ट करेगा और इस 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम आएगा, वो इस कंपाउंड को 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। देन इसके बाद इनोलेज एंजाइम अपना वर्क करेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाएगा, जो कि फर्दर पायरुवेट काइनेज के कांटेक्ट में आके पायरुवेट मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। यही पायरुवेट मॉलिक्यूल आगे जाके क्या करता है, सिट्रिक एसिड या क्रेब साइकिल में हमें हेल्प करता है, क्या बनाने में, एटीपी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या एनर्जेटिक्स क्या है। तो एनर्जेटिक्स की बात करें तो एनर्जेटिक्स में यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है। एक, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो यहाँ 2 एटीपी फॉर्म होंगी, ठीक। और अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो यहाँ पर टोटल 8 एटीपी हमें फॉर्म होती हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। देन सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस की, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या नीड है, क्यों ग्लाइकोलिसिस जरूरी है। सबसे पहला, एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी हमको, ठीक। इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में यूज होता है। जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो अमीनो एसिड्स के जैसे कि एलेनिन है, उनके बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एसिटाइल कोए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो और आरसीबी जो है या फिर आरबीसी जो है, आरबीसी ग्लाइकोलिसिस पाथवे का मेन सोर्स होता है, ठीक। आरबीसी के लिए जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो पूरी ग्लूकोज साइकिल चलती है उसका ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल में पायरुवेट बना, सॉरी ग्लाइकोलिसिस में या एमडेन ईएम पाथवे में क्या बना, पायरुवेट बना। अब पायरुवेट के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, उसके थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम और क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, सेंट गायोर्गी क्रेब साइकिल कहते हैं, या फिर इसका नाम किसके उससे दिया गया, एल्बर्ट सेंट गायरोगी के नाम से इनको नाम दिया गया। इस साइकिल को क्या नाम दिया, क्रेब साइकिल। तो इन 3 नामों से भी 2 नामों से और जानते हैं, क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल के नाम से। पाथवे की बात करते हैं, इसमें भी हम पाथवे देखेंगे। सबसे पहले पाथवे में होता क्या है, ठीक। शुरू करते हैं पाथवे एक्सप्लेन करना आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले यहाँ पर एक कंपाउंड आएगा किसका, पायरुवेट का, ठीक है। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, एसिटाइल कोए, जो ये एसिटाइल कोए दिख रहा है इसके साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, पायरुवेट को सिट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर हुआ क्या, ये जो एसिटाइल कोए था, ये एसिटाइल कोए कन्वर्ट किसमें कर रहा है, CoASH में, ठीक। फिर ये सिट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, सिस एकोनाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यहां से ये सिस एकोनाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है। कौन सा एंजाइम यहां पे आएगा, एकोनाइटेज।
यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा इस स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर एकोनाइटेज वर्क करेगा और सिस एकोनाइटेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आइसोसिट्रेट को ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑक्जेलोसक्सिनेट फिर फर्दर रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, आईसीडी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ही, और क्या बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाएगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोए में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इसकी प्रेजेंस में। देन ये जो सक्सिनिल कोए यहां बना, ये सक्सिनिल कोए फर्दर सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, यहां से जाके फ्यूमरेट बन, यहां से जाके ये क्या बनाएगा, सक्सिनेट बनाएगा। ठीक है, यहां सर ये सक्सिनेट बना लिया। अब ये सक्सिनेट जो बना, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक, फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के टाइम पे एफएडी से एक क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फ्यूमरेट फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, एल मैलेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, एल मैलेट में, और फिर फर्दर एल मैलेट क्या करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट बनाएगा। ऑक्जेलो एसीटेट बनने के बाद में ये साइकिल फिर से दोबारा पूरी रिपीट होगी। ठीक है, और यहां से जो पायरुवेट मॉलिक्यूल था वो निकल जाएगा, एनर्जी लिबरेट होगी, फिर से पायरुवेट आएगा जो इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, सो अब हम इसके एनर्जेटिक्स देखते हैं। एनर्जेटिक्स क्या है, सो अगर नेट रिएक्शन की बात करें कि इसमें नेट रिएक्शन पूरी ओवरऑल हो क्या रही है, तो देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था या जो हमारा पायरुविक एसिड था उसका मॉलिक्यूल है। ठीक, ऑक्सीजन, जीडीपी, पायरोफॉस्फेट, एनएडी, एफएडी, इन सब के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल CO2 के। इसके अलावा CoASH, ठीक, जीटीपी, 3 NADH, 3 हाइड्रोजन आयन निकालेगा और FADH2 मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, अब एनर्जेटिक्स की बात करो तो एनर्जेटिक्स कैसे, इसमें तो टोटल 12 बन रही है, तो अब हम देखेंगे कैसे। अगर ATP जनरेट हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH से, तो भाई NADH अगर एक हम ले रहे हैं तो उससे हमें मिलेंगी 3 ATP। ठीक है, और अगर 3 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9, तो यहाँ कितना आ गया, 9 ATP। देन FADH2 की बात करें तो यहाँ पर एक FADH2 का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो एक FADH2 मॉलिक्यूल जब जनरेट होता है तो उससे 2 ATP एनर्जी मिलती है। इसके अलावा एक GTP भी बना था, GTP और ATP में सेम एनर्जी प्रोफाइल है, तो एक ATP यहाँ पे बना, एक मोल ATP यहाँ पे बना, टोटल कर लो तो यहाँ पर कितना बना, लास्ट में हमारे पास 12 ATP हमारे पास निकल के आए। देन सिग्निफिकेंस की बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल के, तो पहला तो सिग्निफिकेंस है कि ये डबल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीडेशन में, और इसके अलावा ये सिंथेटिक प्रोसेस भी है इसका, सिट्रेट मॉलिक्यूल का या ऑक्जेलो एसीटेट का, जो फर्दर और जगह पे यूज होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का, वो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू हो सकता है, या फिर इसको हम फाइनल कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे भी कह सकते हैं इन सब के लिए। देन TCA, ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी के बारे में, G6PD डिफिशियंसी। ये क्या है, ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कब होता है, ये होता है जब जीन्स जो हैं वो G6PD एंजाइम के म्यूटेट होने से जो जीन्स डिराइव हो रहे हैं उनमें G6PD एंजाइम नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जीन्स के पास G6PD एंजाइम नहीं है, जिससे क्या होता है, हमारी जो भी पर्सन इसे सफर कर रहा होगा उसको हीमोलिटिक एनीमिया जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। कॉजेस क्या है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है जो हीमोलिटिक अनीमिया को इंड्यूस कराते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए मेनली 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। इंसुलिन रेगुलेट करता है कैसे, ये ग्लूकोज की एंट्री कराता है हमारी बॉडी में, और जब एंट्री कराता है तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, ऐसे ही दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हार्मोन है, वो है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है स्टार्च में, या फिर जो एक स्टोरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है, जो हमारी बॉडी में जिस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो सके। तो ये दोनों एंजाइम मिलके क्या करते हैं, दोनों हार्मोन मिलके क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है उसका
निपटारा करते हैं या फिर कह दो उसको बॉडी से निकालते हैं, बॉडी में स्टोर कराते हैं, यूटिलाइज करवाते हैं। तो इन दो की मदद से ही क्या होता है, हमारी बॉडी में ये सिक्रीट, मतलब हमारी बॉडी में ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। इसके बारे में जान लो थोड़ा सा, होता क्या है, ये आपके पेपर में पूछा गया है कई बार। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज किस वजह से हुआ है, इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से हुआ है। तो इसी बेसिस पे डायबिटीज मेलाइटिस को कई टाइप में मतलब क्या किया इन्होंने, कैटेगराइज कर दिया। लाइक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, इसके अलावा भी होती हैं, लाडा है, मॉडी है, ये सारे इसमें और भी टाइप्स आते हैं। इसके अलावा प्री डायबिटीज है, पोस्ट डायबिटीज है, ये सारे कंडीशंस भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो वो आपको डीप में पढ़ना है तो आप कंटेंट में पढ़ सकते हो। ये एक जनरल था कि डायबिटीज होता क्या है, 2 नंबर में डेफिनेशन इसकी आएगी। डायग्नोसिस की बात करें डायबिटीज की, तो डायग्नोसिस देख लो बायोकेमिस्ट्री की, उससे डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज वैल्यू के, और डायग्नोसिस के कैसे हम करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम फास्टिंग और आफ्टर फास्टिंग वैल्यूज को देखते हैं। ठीक, फास्टिंग वैल्यू में शुगर कितना होना चाहिए, 110 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, यही हमारी नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू है। अगर वन, और जो आफ्टर फास्टिंग है मतलब कुछ खाने के बाद, तो 110 से 126 mg पर डेसीलीटर के रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग की कंडीशन आ जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल को हम अगर सही करें तो उससे मतलब डायबिटीज सही हो जाती है। इसके अलावा कई सारी ड्रग्स भी हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन ट्रीटमेंट है, सल्फोनिल यूरिया है, मेग्लिटिनाइड्स हैं, इन सब का यूज करके हम डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में क्या है, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जिसमें दो टाइप के प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ठीक है, केमिकल टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, ये कुछ ऐसे ऑक्सीडेशंस हैं जैसे कि डिहाइड्रोजनेशन, जिनमें कोई भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, देन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए ये फिनोमिना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है या जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करने वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, उसी को हम इसमें पढ़ते हैं, जो कि हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक, देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, एक आपको टॉपिक पढ़ना है एटीपी सिंथेसिस, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एटीपी सिंथेसिस यहाँ दो टाइप से हो सकता है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल किससे सिंथेसाइज होते हैं, सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन से के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। ठीक, फिर जो हाई एनर्जी कंपाउंड है जैसे कि फॉस्फिनॉल पायरुवेट है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट है, या फिर सक्सिनिल कोए है, ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट्स को ट्रांसफर करते हैं जिससे एटीपी प्रोड्यूस हो। ठीक, ये तो थी बात सबस्ट्रेट लेवल की। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फॉस्फेट ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से एडीपी में, जिससे एटीपी बनती है। ठीक है, देन ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पायरुवेट सिंथेसिस और ग्लाइकोसिलेशन, इन सब जगह पे देखने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करो तो ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रिंसिपल सोर्स है उसमें एनर्जी का, ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। देन डिफरेंस की बात करें अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैसे बनता है, ये एटीपी बनाता है डायरेक्ट ट्रांसफर से, किसका, एक पायरोफॉस्फेट ग्रुप का एडीपी में। देन एनर्जी यूज करता है, एनर्जी मतलब बनाने के लिए मॉलिक्यूल एनर्जी को कंज्यूम करता है पहले। यहाँ पे कपल रिएक्शन प्लेस करती होती है जो कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रही होती है। देन रिडॉक्स पोटेंशियल इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। देन कंडीशंस की बात करें, दोनों एरोबिक एंड एरोबिक दोनों में होगा। देन इसमें हम बात करें ऑक्सीडेटिव की, तो एटीपी कैसे बना रहा है, बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी केमिकल एनर्जी की जो भी लिबरेट हो रही है उसको यूज करता है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे एटीपी बनती है। देन इसमें जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये किस कंडीशन में हो सकता है, सिर्फ एरोबिक कंडीशन में। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं डिटेल में, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा एक फाइनल पाथवे है, फाइनल कॉमन पाथवे है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का। ठीक, इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में, ये एक सिस्टम है जिसमें प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंबाइन करके मेटाबोलाइज होके फाइनली एनर्जी लिबरेट कर रहे होते हैं। ठीक, अब रिएक्शन साइट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारी चेन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे में ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जिससे कि क्या होता है एट लास्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जिसमें दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फिर हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा होगा। ठीक, अब ईटीसी में होता क्या है, इसमें कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जिसमें ज्यादातर क्या होते हैं 4 लार्ज कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ईटीसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, वही यूकैरियोट की बात करें तो ईटीसी कंपोनेंट्स जो हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसके कंपोनेंट्स होते क्या हैं ये भी देख लीजिए। तो इसमें एनएडी है, निकोटीन अमाइड न्यूक्लियोटाइड, जिसको आपने कई बार पढ़ा भी होगा। फ्लेवोप्रोटीन्स है, मतलब NADH2 होता है, FADH भी होता है, तो फ्लेवोप्रोटीन्स भी हैं। इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, कोएंजाइम क्यू है, साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम्स के अलावा आपके और भी हैं जो आपको यहाँ पर बुक में देखने को मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मतलब इस पार्ट में ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि ये कंपोनेंट्स जो है ईटीसी के कहां प्रेजेंट होते हैं तो हम बताएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, होता कैसे, काम कैसे करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल से जो हाइड्रोजन कैरियर है सिट्रिक एसिड साइकिल का, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आता है, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। कहां पर आता है, क्रिस्टे में। ठीक, अब क्रिस्टे के अंदर H+ आइंस हैं। H+ आइंस जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं किससे, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। फिर इस एनर्जी का एक पार्ट यूटिलाइज होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें एटीपी फॉर्म होता है एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक, वहीं पे दूसरे जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होता रहता है, जो एक्सेप्ट होते हैं बाय अ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसी चेन को, मतलब दिस सीरीज ऑफ कैरियर्स कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब जो ये पूरी सीरीज है जिसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी बन रहा है, तो वहां पर इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, रीजनरेटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे NADH है, FADH2 है, इनके रीजनरेशन में हेल्प करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और एनर्जेटिक्स की बात करते हैं इसकी तो ओवरऑल रिएक्शन ये दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी एनर्जेटिक्स में टोटल आपको एट लास्ट जितने मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके पता करना होता है कि कितनी एटीपी बन रहा होगा एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए। ठीक, इनिबिटर्स की बात करें तो साइनाइड इसको इनिबिट करता है। ठीक है, साइनाइड, फिर जो साइटोक्रोम B and C1 है, इसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये सब इसको रोकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड से आप क्या समझते हैं, आपको पहले के चैप्टर मैंने बताया, फर्स्ट चैप्टर में लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ही हम लिपिड्स कहते हैं। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है, देखो, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जब लिपिड्स का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, इसमें दो टाइप से होते हैं, या तो लिपोलिसिस होगा या तो लिपोजेनेसिस होगा। लिपोलिसिस का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन और लिपोजेनेसिस का मतलब होता है लिपिड का फॉर्मेशन होना। ठीक, तो लिपोलिसिस एक अलग प्रोसेस है, लिपोजेनेसिस एक अलग प्रोसेस है। ठीक, देन फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज कहां से होते हैं, ये देखो, अगर फैटी एसिड की सिंथेसिस की बात कर रहे हो तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर सिंथेसाइज होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से,
और माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड्स किसमें ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, एसिटाइल कोए में। कैसे होते हैं, यूटिलाइजिंग द फैटी एसिड स्पाइरल चेन। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, एक बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ना है, दूसरा सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड के बारे में थोड़ा जानना है। तो इसमें पहला टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड्स किस में ब्रेक होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एसाइल कोए मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और पेरोक्सीसोम में, जिससे क्या बनता है हमारे पास एसिटाइल कोए बनता है। ठीक, जो कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है कई सारी साइकिल जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है इनका। ठीक, अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 3 स्टेप में होती है। पहला एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसोल, मतलब साइटोसोल में फैटी एसिड एक्टिवेट होगा, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू कार्निटिन शटल सिस्टम। देन इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देन हम इसमें स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप है यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल। तो यहाँ पर क्या है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेट हो रहा है, थायोकाइनेज के प्रेजेंस में एटीपी से पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइल एडिनाइलेट में ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एसाइल एडिनाइलेट कंपाउंड फर्दर क्या करेगा, कोए एसएच की प्रेजेंस में एएमपी बनाएगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कोए में। मतलब जो ये कोए पूरा कंपाउंड है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसाइल कोए में। अब ये एसाइल कोए यहाँ बन गया, मतलब हमारा फैटी एसिड क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन अगर देखें थ्योरी की फॉर्म में समझना चाहें तो यहाँ पर क्या है, देखो दो स्टेप में रिएक्शन हो रही थी जिसमें फैटी एसिड एक्टिवेट हो रहा था। कौन सा फैटी एसिड किसमें क्या कर रहा था, फैटी एसिड और एटीपी रिएक्ट कर रहे थे जिससे एसाइल एडिनाइलेट बन रहा था। ठीक, इसके अलावा दूसरे स्टेप में ये एसाइल एडिनाइलेट कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके एसाइल कोए बना ले रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा फैटी एसिड एक्टिवेट हो जा रहा था। सो नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्ट होगा आप किसका, फैटी एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कैसे होगा, कार्निटिन शटल सिस्टम के थ्रू। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो इम्परमिएबल है फैटी एसिड्स के लिए, इसलिए इसमें क्या चाहिए होता है, कार्निटिन कैरियर सिस्टम चाहिए होता है या कार्निटिन शटल सिस्टम चाहिए होता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये फर्दर इस टाइप से ये कार्निटिन शटल होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। ये जो देखिए यहाँ पर क्या है, एसाइल कोए है, कोए एसएच है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू ये किस में कन्वर्ट होगा, एसाइल कार्निटिन में और कार्निटिन में कन्वर्ट होगा। ठीक, एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये एसाइल कार्निटिन किसके थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आया किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ फिर ये क्या इस पे मेटाबॉलिज्म हुआ, इस पे रिएक्शन हुई और ये एसाइल कोए और कार्निटिन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये कार्निटिन बाहर आया और एसाइल कोए बाहर आया। अगले कोए एसएच मॉलिक्यूल को या फैटी एसिड एक्टिवेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल को अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप इसकी देखते हैं। थर्ड स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें वो देखेंगे। सो पहला स्टेप जो है यहाँ पर वो है ऑक्सीडेशन, जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है किसका, एसाइल कोए का। ये कैसे होता है, एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम की प्रेजेंस में या एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होता है। हाइड्रेशन की बात करें तो इनाइल कोए हाइड्रेटेज क्या करता है, हाइड्रेशन करता है डबल बॉन्ड का, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनता है। देन नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन है, तो सेकेंड ऑक्सीडेशन में बीटा कीटो एसाइल कोए फॉर्म होता है और एनएडीएच जनरेट होता है। फिर रिएक्शन कैटेलाइज होती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। देन फाइनल लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होने में यहाँ पर लास्ट स्टेप में मतलब बीटा ऑक्सीडेशन के 2 कार्बन एटम्स रिमूव होते हैं एसिटाइल कोए से और क्या बना लेते हैं, एसाइल कोए बना लेते हैं। इस रिएक्शन को रेफर करते हैं एज थायोलिटिक क्लीवेज और इसको कौन कैटेलाइज करता है, बीटा कीटो एसाइल कोए थाइलेज कैटेलाइज करता है। इसको यहाँ पर अगर हम इससे समझे तो देखो फैटी एसिड था, फैटी एसिड अब यहाँ पर क्या हुआ, थायोकाइनेज की प्रेजेंस में एसाइल कोए बनाया। ये एसाइल कोए कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके फर्दर एसाइल कोए किसमें कन्वर्ट होगा, डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल कोए में इन प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये फर्दर जो कंपाउंड है मतलब डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल कोए, ये इनॉइल कोए हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनाएगा, जो कि इसी के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में
बीटा कीटो एसाइल कोए बनाएगा, जो कि फर्दर थायोलेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एसिटाइल कोए और एसाइल कोए के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जिसमें जो एसिटाइल कोए है वो क्रेब साइकिल में जाके एटीपी जनरेट करेगा और एसाइल कोए वापस क्या करेगा, वापस जाके एटीपी के साथ रिएक्ट करके दूसरे मॉलिक्यूल को एसाइल कोए के अंदर लाएगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में था। बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है और इसकी एनर्जेटिक्स अब हम देखेंगे। एनर्जेटिक, अच्छा, बीटा ऑक्सीडेशन को हम पामिटिक एसिड ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 FADH2 मॉलिक्यूल लिबरेट हुए। मैंने बताया था एक FADH2 में 2 होते हैं, तो यहाँ 7 × 2 14 हो गया। देन 7 NADH भी आया, तो मतलब एक में 3, तो 7 में 21 ATP बनी। फिर 8 एसाइल कोए मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोए, तो 1 से 12 बन रहे थे जो सिट्रिक एसिड में जा रहा था, तो 12 × 8 96। टोटल कितने हुए, 131 हमारे पास टोटल एटीपी आए पामिटाइल कोए के ऑक्सीडेशन से। ठीक, अब इसमें कुछ यूटिलाइज भी हुआ, 2 एटीपी यूटिलाइज हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना बन के आया, 129 एटीपी यहाँ पर बन के आया पामिटिक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है अपना जो सिंथेसिस है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डीनोवो सिंथेसिस किसकी, फैटी एसिड की, मतलब पामिटिक एसिड की। तो इसमें होता क्या है, देखिए कई सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इसको यहाँ से समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एसाइल कोए है, एसाइल को एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की मदद से यहाँ पे मेलोनिल कोए बनता है। फिर ये मेलोनिल कोए फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की मदद से क्या बनाएगा, फैटी एसिड्स बनाएगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटाइल कोए था, एसिटाइल कोए फर्दर कन्वर्ट हुआ एसिटाइल एसएसीपी में। ये एसिटाइल एसएसीपी एसाइल मेलोनिल कोए एसाइल मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, जो कि बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज की प्रेजेंस में बीटा कीटो एसाइल एसीपी बनाया। ये बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सिल एसीपी बनाया, और यहाँ से जो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल एसीपी बना वो जाएगा और डिहाइड्रेटेज एंजाइम्स की मदद से ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल एसीपी बनाएगा, जिस पे रिडक्टेज एंजाइम जब एक्ट करेगा तो एसाइल एसीपी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ये एसाइल एसीपी फर्दर जब रिएक्ट करेगा, इसमें से एक एसीपी से एक सिस्टीन ग्रुप लिबरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एसाइल एस एंजाइम बनेगा। ये रिएक्शन 2 से 6 बार रिपीट होगी। रिपीट होने के बाद में यहाँ पे पामिटॉइल थायोस्ट्रेज एंजाइम की मदद से पामिटेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो समरी क्या है कि पामिटिक एसिड की सिंथेसिस में 16 में से 2 कार्बन बाहर आते हैं एसिटाइल कोए से, और 14 क्या करते हैं, मेलोनिल कोए फॉर्म करते हैं, जो फर्दर 7 साइकिल्स में चल के क्या बनाता है, हमारा पामिटिक एसिड बनाता है। देन कीटोन बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर कीटोन बॉडीज क्या है, देखो कीटोन बॉडीज ऐसी सब्सटेंस है जो क्या कर रहे हैं, एट द टाइम जब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिफिशियंसी रहती है या फिर फास्ट की कंडीशन आती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस कराने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कीटोन बॉडीज कहते हैं। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, एसीटोन, एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये 3 कीटोन बॉडीज होती हैं। ये बनती कैसे हैं कीटोन बॉडी, एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल जब बीटा कीटो थायोलेज के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो एसिटो एसिटाइल कोए बनता है, जो एचएमजी कोए सिंथेसिस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोए बनाता है, जिसे एचएमजी कोए कहते हैं। यहाँ पे लाइज एंजाइम एक्ट करता है तो एसिटो एसीटेट बनता है, जिसपे अगर स्पॉन्टेनियस इस पे रिएक्शन होगी तो यहां पर से एसीटोन निकलेगा, और अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज के साथ होगी तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जाएगा। ठीक है, सो ये कीटोन बॉडीज था। यूटिलाइजेशन कहां पे है, मैंने बताया कि जब एनर्जी डिफिशियंसी हो जाती है तभी हमें हेल्प करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो हम इसकी बायोसिंथेसिस देखते हैं। बायोसिंथेसिस में हम इसको समझेंगे इसके फ्लोचार्ट से कैसे बन रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल थायोलाइज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, एसिटो एसिटाइल कोए। फिर ये एचएमजी कोए सिंथेज की मदद से यहाँ पे क्या बन के आया, हमारे पास एचएमजी कोए बन के आया, या 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटरेल 1 कोए बनकर आया। फिर यहाँ पर जो एचएमजी कोए रिडक्टेज है वो क्या बनाएगा, मेवलोनेट बनाएगा। फिर ये मेवलोनेट क्या करेगा, फर्दर आगे की रिएक्शन में आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइसोप्रिनॉइड यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये नेक्स्ट रिएक्शन में 2 आइसोप्रिनॉइड यूनिट कंडेंस होंगी,
जिससे जिरेनिल पायरोफॉस्फेट बनेगा। अब ये जिरेनिल पायरोफॉस्फेट के साथ एक और आइसोप्रीन की यूनिट जुड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फिर स्क्वालिन सिंथेटेज की मदद से ये स्क्वालिन में कन्वर्ट होगा, जो साइक्लेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में लेनोस्ट्रॉल बनाएगा। फर्दर जो 19 स्टेप्स के बाद, मतलब यही साइकिल स्टेज 4 तक की जब 19 बार चल जाएगी, तो क्या बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कोलेस्ट्रॉल का, देखो कई सारे हमारी बॉडी में जो सिंथेटिक प्रोसेस चलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस में, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है, इन सब की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल इन सब चीजों के लिए चाहिए होता है और बॉडी इसको इसीलिए सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जब अब जैसे हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स कई सारी स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रांसएमिनेशन पाथवे है, डीएमिनेशन है, इन सब के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है। जनरल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें ट्रांसएमिनेशन आता है। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन का मतलब है, देखो कि ये इसमें होता क्या है, ये मूवमेंट है किसका, ट्रांसएमिनेशन मूवमेंट है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड। मतलब एक अमीनो एसिड से जब एक ग्रुप कीटो एसिड में ट्रांसफर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। डीएमिनेशन की बात करें तो जब कोई अमीनो ग्रुप लॉस हो जाता है, हट जाता है अमीनो एसिड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। और डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है किसी कंपाउंड से, तो उसे हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन मैंने आपको बताया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अमीन ग्रुप ट्रांसफर होता है कीटो एसिड को या कीटो ग्रुप को, तो उसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसएमिनेशन। ठीक, देखो यहाँ अमीनो एसिड 1 है या कीटो एसिड 2 है। यहाँ अमीनो एसिड 1 से जब एक ग्रुप, मतलब जो R1 है वो इसको ट्रांसफर होके इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया, कीटो एसिड बन गया। और R2 इसके पास आ गया, तो ये अमीनो एसिड में दूसरा चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। स्टेप्स क्या है इसके, जो अमीनो ग्रुप है वो को ट्रांसफर होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को, पीएलपी को, जिससे हमें पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट मिलता है। सेकंड स्टेप में अमीनो ग्रुप जो है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट का, वो फर्दर ट्रांसफर होता है कीटो एसिड का, जिससे एक नया अमीनो एसिड मिलता है और एंजाइम्स जनरेट होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद पीएलपी। ठीक है, सो ये दो स्टेप्स थे। देखो यहाँ पर पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, एलेनिन है, एलेनिन से पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर क्या बना, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। और यहाँ पे ट्रांस अमीनेज एंजाइम फिर क्या कर रहा है, बना रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट भी बन रहा है, ग्लूटामेट भी बन रहा है और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट भी बन रहा है। ये सारे प्रोसेस किसके हैं, ट्रांस अमीनेज के हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे डीएमिनेशन। तो ये मैंने आपको बताया कि जब अमोनिया हट जाता है तो उसे हम डीएमिनेशन कहते हैं। इसे हम दो तरीके से देखते हैं, एक ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता है। ठीक, इसका मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, लिवर में जो डी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं बाय एंजाइम डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो इनके डी अमीनो ऑक्सीडेज के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डीएमिनेशन का प्रोसेस चाहिए। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, यूरिया साइकिल, हमें वो पढ़नी है। तो देखते हैं यूरिया साइकिल है क्या। तो यूरिया साइकिल ये पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर, अब हम वही देखेंगे। तो यूरिया साइकिल में है क्या, जनरली एस्पार्टेट क्या कर रहा है, एएमपी का यूज करके कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनोसक्सिनेट में, जो कि फर्दर फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। आर्जिनिन में से जब ऑर्निथिन बनेगा तो वहां पर यूरिया लिबरेट होगी। ठीक है, यूरिया लिबरेट होगी, साथ ही में सिट्रुलिन यहाँ पर बाहर आएगा। फिर ये ऑर्निथिन क्या करेगा, ये कार्बामोइल फॉस्फेट की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, सिट्रुलिन बनाएगा, जो फर्दर एटीपी से एक पीआई मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और वापस ये क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूरिया साइकिल है। इसमें एंजाइम्स जो जो यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेज और आर्जिनेज, ये सारे एंजाइम इसमें यूज होते हैं। जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं उसका एंजाइम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको रट सकते हैं, पेपर में पूछा जाता है। देन रिएक्शन एनर्जेटिक्स की बात करें तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और ये एक इरिवर्सिबल साइकिल है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल कार्बोमाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस में कंज्यूम होते हैं, 1 एटीपी
एएमपी में जब कन्वर्ट होता है तो वहां कंज्यूम हो गया, जिसका मतलब यहाँ पर टोटल 2 एटीपी कंज्यूम हुए, जिससे कि ऑल ओवर 4 एटीपी का कंजम्पशन। तो कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं यूरिया साइकिल के, तो उन डिसऑर्डर्स में क्या है, हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 है, हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 है, सिट्रोलिनीमिया है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया है, हाइपर आर्जिनीमिया है, और एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज डिफिशियंसी है। ये सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं अगर यूरिया साइकिल प्रॉपरली ना हो रही हो। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखो, न्यूक्लिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्म होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के बने होते हैं। ठीक है, तो इनके पॉलीमर्स ही जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर्स हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक 3-5' फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसकी मोनोमरिक यूनिट के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो 3-5' पोजिशनिंग पे है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, और ये कई सारे सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे कि डीएनए का ट्रांसफर या फिर डीएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन, इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। देन इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसमें देखो, एक पेंटोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नाइट्रोजनस बेस है जो इसको बनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है। तो ये 3 चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, राइबोज जनरली, और फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सारी चीजें हैं। शुगर में हमारे पास राइबोज शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, सो हम बात करें अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की, तो हर सेल के पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है? प्योरीन और पिरिमिडीन को सिंथेसाइज कर सकता है डीनोवो पाथवे से, अमीनो एसिड से, और अदर सिंपल मॉलिक्यूल से, या फिर सैल्वेज पाथवे से ये मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, कौन से? मतलब पिरिमिडीन और प्योरीन मॉलिक्यूल्स बना सकता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड हमें मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, 2 पाथवे का नाम आया, एक है पिरिमिडीन और प्योरीन की सिंथेसिस डायरेक्ट, और दूसरा क्या है? हमारा सैल्वेज पाथवे, मतलब डीनोवो पाथवे और सैल्वेज पाथवे के थ्रू। तो डीनोवो पाथवे की बात करें हम प्योरीन सिंथेसिस की, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं इसकी, वो देखिए। यहाँ पर क्या है? डी राइबोस 5 फॉस्फेट कंपाउंड था। ये राइबोस फॉस्फेट पायरो फॉस्फोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बनाया? 5 फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट बनाया। ठीक है, फिर फर्दर ये ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से क्या बनाएगा? बीटा 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन बनाएगा। फिर फर्दर ये क्या करेगा? GAR सिंथेज की प्रेजेंस में ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड बनाएगा, जो कि फर्दर क्या करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ GAR ट्रांसफॉर्माइलेज फॉर्माइल ग्लिसनामाइड राइबोटाइड बनाएगा, FGAR बनाएगा, जो कि फर्दर कन्वर्ट होगा सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्माइल ग्लिसनामिडीन राइबोटाइड में, जो कि फर्दर एक एंजाइम है उसके प्रेजेंस में क्या करेगा? ऊपर देखते हैं, यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्दर क्या बनाएगा? राइबोस 5 फॉस्फेट नहीं, 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड में कन्वर्ट हुआ, जो कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिल अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड में कन्वर्ट होगा। देन ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड में, जो कि फर्दर लाइएज एंजाइम के प्रेजेंस में 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड में कन्वर्ट होके क्या बनाएगा? एट द एंड रिएक्शन में हमारे पास IMP आइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट बनके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स थी इसकी, डिटेल में ये स्टेप्स यहाँ दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पाथवे है वो है सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे में क्या है? देखिए यहाँ पे जो एडेनिन है, एडेनिन मॉलिक्यूल क्या करता है? एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में क्या करेगा? एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में ये बनाएगा IMP, AMP बनाएगा। हाइपोजेंथीन क्या बनाएगा? IMP बनाएगा, और यहीं पे ग्वानिन क्या बनाएगा? GMP बनाएगा। तो इसमें डायरेक्ट सिंथेसिस होती है कंपाउंड्स की। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पिरिमिडीन के डिनोवो की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन, ये कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2 की प्रेजेंस में कार्बामिल फॉस्फेट बनाता है, जो एस्पार्टेट कार्बटामोइलेज की प्रेजेंस में कार्बामोइल एस्पार्टेट बनाएगा, जो डाइहाइड्रो ओरोटेज की प्रेजेंस में डाइहाइड्रो ओरोटेट बनाएगा। फिर इस पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब एक्ट करेगा तो ओरोटेट बनेगा, फिर उससे और
ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट OMP बनेगा, जो कि ओरोटिडाइलेट का डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। जिस पे फर्दर काइनेज एंजाइम जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, यूटीपी और DUDP दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये DUDP फर्दर DUMP और DTP में कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम इसके सैल्वेज पाथवे देखते हैं। सैल्वेज पाथवे में क्या है, सैल्वेज पाथवे में जो यूरिडीन साइटिडीन काइनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, यूरिडीन और ATP को रिएक्ट करके UMP और ADP बनाएगा। ठीक, ऐसे ही साइटिडीन के साथ होगा। डीकार्बोक्सीथाइमिडीन काइनेज के बारे में बात करें तो ये ATP के साथ कंबाइन होकर DTMP और ADP लिबरेट करता है। तो ये सैल्वेज पाथवे और पिरिमिडीन पाथवे थे। इसके नाम थोड़ा टफ होते हैं, इसके स्ट्रक्चर थोड़ा टफ होते हैं, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसके सिर्फ नाम याद कर लीजिए, उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए, वो फ्लो चार्ट पे भी आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोसेस पूरा याद करना चाहते हैं तो जो नाम है कंपाउंड का वो आप पढ़ लीजिए और उसके स्ट्रक्चर्स आप याद करिए ना करिए वो आपके ऊपर है। अगर ज्यादा अच्छे नंबर चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्स याद करिए, और अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, मतलब फेल नहीं होना है, तो आप उसके स्ट्रक्चर्स को स्किप करके सिर्फ उसके नाम का फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर का टॉपिक है, जो चैप्टर का नेम है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब होता है एक पर्सन से या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जो जेनेटिक डेटा है उसका ट्रांसफर होना, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक, इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स साइंस है किसकी, हेरिडिटी की। इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स के बारे में, उनका वे ऑफ कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैसे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैसे रेप्लिकेट होते हैं, उनका पैसेज क्या है सेल्स में जिससे वो जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर जाते हैं, या फिर कैसे वहां पर जाके अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, वो हम यहाँ पर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसको जो सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, अब एक सेल का जीनोम मतलब या फिर कह लो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल कैरी कर रहा है उसे हम जीनोम कह रहे हैं। और एक जो सेल का जीनोम होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं और प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम में क्या होता है, DNA कैरिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मतलब इसमें DNA RNA होता है, और जो प्लाज्मिड्स हैं वो किस लिए चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं हमको फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर बात करें तो ज्यादातर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो किससे जुड़ा हुआ है, जेनेटिक मैसेज के ट्रांसलेशन से। मतलब जो जेनेटिक मैसेज है उसका ट्रांसलेशन जब होगा तभी मेटाबॉलिज्म इनिशिएट होता है। अब इसके लिए कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि mRNA के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जो mRNA है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करता है, कहां पे, जो rRNA है उस पे, फिर tRNA उसको ट्रांसफर करेगा और इससे क्या होगा, एक सीरीज, एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगी जिससे जो मेटाबॉलिज्म है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का वो इनिशिएट होता है। अब इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम देखें तो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये क्या है डीएनए, अगर देखें तो डीएनए एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स किसकी होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की होती हैं, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये इसमें क्या क्या होता है, एक 5 कार्बन शुगर होता है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है जो शुगर से जुड़ा हुआ होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, जो ऊपर बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखिए यहाँ पर एक डीऑक्सीराइबोज है। ठीक, क्या डीऑक्सीराइबोज मोइटी है। ठीक है, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज के अलावा फिर यहाँ पर क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है। फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के बाद में यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा या एक बेस होगा। बेस में कौन कौन से हो सकते हैं, अगर डीएनए की बात कर रहे हैं, एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है और थाइमिन होता है। ये AC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इस तरीके से ये यहाँ पर जुड़ा होता है, या साइटोसिन और थाइमिन, इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं, ATUG या ATCG ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसमें 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक है हमारी शुगर, राइबोज शुगर, दूसरा है फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप और तीसरा है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है, ये 4 हमारे पास इसमें होते हैं। अब अगर प्योरीन बेसिस की बात करें, मतलब ये भी 2 टाइप से है, तो प्योरीन बेसिस कौन कौन से हैं इसमें, एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्योरीन बेस है, और पिरिमिडीन बेस की बात करें तो साइटोसिन और थाइमिन क्या हो जाएंगे, इसमें पिरिमिडीन बेसिस हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें बेस पेयरिंग कैसे होती है, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, A+G = होता है किसके, C+A के।
ठीक, A प्लस जी जो है यहाँ पर, ये देखो A प्लस जी ये किसके इक्वल है, T प्लस C, और फिर ये किसके इक्वल है, A प्लस जी बाई C बाई T। इसका आंसर टोटल क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी बेस पेयरिंग होती है। अब हम क्या देखेंगे, इसका डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये एक पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में, जो कि हमें हेल्प करती है या फिर जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है डीएनए का। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 को पहले देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, एडेनिन थाइमिन, फिर आई, थाइमिन एडेनिन, फिर दूसरा, फिर एडेनिन थाइमिन, ऐसे ही करके यहाँ पर पूरी बेस पेयरिंग हो रखी है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 है, ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है। यहाँ पर स्ट्रैंड 1 जो है वो जुड़ा हुआ है स्ट्रैंड 2 से। कैसे, मान लो इसका एडेनिन मॉलिक्यूल है तो वो इसके थाइमिन से जुड़ा हुआ है, इसका थाइमिन है तो वो एडेनिन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर इसका ग्वानिन है तो वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, और अगर इसका ग्वानिन है तो वो इसके साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है इस बेस पेयरिंग के हिसाब से। इसको हम, इस मॉडल को क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वाटसन क्रिक डबल मॉडल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। मतलब ये वाटसन क्रिक का मॉडल है जो आपको पढ़ना था। अब इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एडेनिन से थाइमिन जुड़ रहा है या ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ रहा है, उसके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे इजिली क्लीवेज हो जाए, वहां पे इजिली ये बॉन्ड्स क्लीव हो जाए और किसमें ब्रेक हो जाए, फर्दर स्मॉल स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या डीएनए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाए। अब टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से टाइप के हैं, एक जेड डीएनए है या लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, दूसरा है बी डीएनए या फिर राइट हैंडेड डीएनए जिसको वाटसन क्रिक ने बताया था। देन ए डीएनए भी एक टाइप है, सी डीएनए है एंड डी डीएनए है। ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। अब हम फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला है कि ये क्या है, ये सर्व करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देन जो भी सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इस जीन के पास ही, इस डीएनए के पास ही होती है। देन पेरेंट ट्रांसफर करता है अपने डीएनए को ऑफस्प्रिंग्स में। तो डीएनए क्या करता है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। डीएनए मॉलिक्यूल के पास कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की, और ये सिंथेसाइज कर सकता है अपनी कई सारी कॉपीज, इसलिए ये नेसेसरी है जेनेटिक डेटा ट्रांसफर में। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके, डीएनए के। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट हम आरएनए के बारे में देखेंगे। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में क्या होता है, देखिए आरएनए सेल में प्रेजेंट होता है और इससे 10 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, डीएनए से। बिकॉज आरएनए क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म की बात ले लो, एंजाइम फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है आरएनए। ठीक, तो ये डीएनए से 10 गुना ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये जनरली 3 टाइप का है, एक है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, चीजों को ट्रांसफर करना या फिर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराना। देन अगला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, सिग्नलिंग में हेल्प करना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की अगर बात करें तो वो बहुत सिमिलर होता है डीएनए से। दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो लीनियरली अरेंज हुई होती है। बट आरएनए कैसे डिफर करता है डीएनए से, कि आरएनए के पास जो शुगर प्रेजेंट है वो राइबोज है, और जो डीएनए के पास प्रेजेंट है वो डीऑक्सी राइबोज है। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेस थाइमीन होता है डीएनए का, वो आरएनए में यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेस पेयरिंग में भी डिफरेंस है। मतलब डीएनए में थाइमीन है, आरएनए में थाइमीन नहीं है। ठीक, सो ये कुछ पॉइंट्स थे आरएनए के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में मैंने बताया आपको, इसके पास क्या है, एक राइबोज शुगर है, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें आरएनए का तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एडेनिन है, साइटोसिन है, जुड़े हुए हैं। ये क्या है, हमारा राइबोज शुगर है। देन यहाँ भी राइबोज शुगर, और ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है, हमारा शुगर मॉइटी है, राइबोज मॉइटी है जो इसमें प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखा तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स में होता है। फिर अगर इसको डीप में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरएनए के। फंक्शंस ऑफ आरएनए में, आरएनए दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद डीएनए। जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल से। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं। ठीक,
देन टीआरएनए की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अमीनो एसिड्स की। देन अगेन टीआरएनए की ही बात करो तो ये अमीनो एसिड के साथ काम करता है और एंटी कोडॉन के साथ भी काम करता है, जो इन्वॉल्व होता है इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए टेम्पलेट। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो एमआरएनए टेम्पलेट बनती है उसमें ये एंटी कोडॉन और अमीनो एसिड की तरह वर्क करता है। देन हम आरआरएनए की बात करें तो वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है राइबोसोम को। एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और यूकैरियोट्स में जेनेटिक डेटा ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका रेप्लिकेशन एक मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसका रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए बना, डीएनए से यहाँ फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चला, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चला, तो इससे टीआरएनए, एमआरएनए और वीआरएनए यहाँ पर बनके आए। फिर ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन से प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन बनी और मतलब लास्ट में यहाँ पे ग्लाइकन बना, जो कि क्या होता है, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। देन हम बात करते हैं इसके फंक्शन सेंट्रल डॉग्मा की। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन और आरएनए का प्रोटीन में, वहीं पे प्रोटीन का कन्वर्जन आरएनए में और आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है अगर एक मॉलिक्यूल है डीएनए का तो उसका कॉपीज बनना ही उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये कॉपीज बनती कैसे हैं, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। इसमें कंजर्वेटिव मॉडल है, डिस्पर्सिव मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे मॉडल्स के थ्रू इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। प्रोसेस क्या है रेप्लिकेशन का, सबसे पहले इनिशिएट होगा, मतलब डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट होगी एक साइट पे। ठीक है, फिर उसमें रेप्लिकेशन बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब रेप्लिकेशन बबल्स के फॉर्मेशन के बाद में एक आरएनए प्राइमर बनेगा जो एज अ टेम्पलेट, एज अ प्लेटफॉर्म सर्व करेगा डीएनए सिंथेसिस में। फिर सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगी। अब ये बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क और डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे और डीएनए सिंथेसिस होगी। फिर डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन कराएगा किसका, रेप्लिकेशन फॉर्क का। ठीक है, जो मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहे थे उनको ये डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, बाइंड कर देगा। और बाइंड करेगा तो क्यों करेगा, बिकॉज डीएनए हेलिकेज क्या है, एज अ जिप ओपनर की तरह वर्क करता है और इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करके रखता है। देन जो हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगे, वो क्या करेंगे, डीएनए सिंथेसिस को कैटेलाइज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। देन रिप्लेसमेंट होगा आरएनए प्राइमर का डीएनए प्राइमर से। देन के बाद सुपर कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग किसकी मदद से होगी, डीएनए टोपोआइसोमरेज की मदद से होगी। और देन लास्ट में टर्मिनेशन होगा किसका, रेप्लिकेशन का। इनहिबिटर्स क्या है, कई सारे ड्रग्स होते हैं, एड्रीमाइसिन है, इटोपोसाइड है, डॉक्सोरिबोसिन है, ये सब क्या करते हैं, सिक्स मर्केप्टोप्योरिन है, ये सारे इसके सिंथेसिस को रोकते हैं। और आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांस। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, देखो जेनेटिक कोड एक इंफॉर्मेशन है जो एमआरएनए पजेस करता है और इस इंफॉर्मेशन को कहां यूज किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जेनेटिक कोड को हम और क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। जेनेटिक कोड जनरली एक सीक्वेंस है कि किस फॉर्म में हमारी बॉडी में जो बेसिस है वो अरेंज रहते हैं, मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का जो अरेंजमेंट है ये हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में कैसा है और जब कोई डिफेक्ट आ जाता है तब कैसा है, ये उस कंडीशन में जो कोड बनता है या फिर जो जेनेटिक पैटर्न रहता है, जो अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। इसमें जनरली प्योरिन बेस और पिरिमिडीन बेस होता है जेनेटिक कोड में, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए के केस में और थाइमिन डीएनए के केस में। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स की अगर बात करते हैं तो एंजाइम है क्या, अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, जनरली रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है या तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। हमारे लिए कौन सी बेनिफिट है, जो फास्ट होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, या फिर हम कहें कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सिलरेटिंग सब्सटेंसेस रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक, ये एक्सिलरेटिंग सब्सटेंस क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते या घटाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, देखो लुइस पास्चर ने 1850 में, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने शुगर को फर्मेंट करवाया अल्कोहल में बाय ईस्ट। ठीक है, ईस्ट ने उसको कैटलाइज किया फर्मेंटेशन को, तब से ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम कोई और कंपाउंड ऐड करें तो हो सकता है सुटेबल कंपाउंड, तो वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। फिर ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंजाइम का आया फ्रेडरिक डब्ल्यू कून्हे की मदद से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को नाम दिया
एंजाइम, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो 1926 में जेम्स समनर, इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया एंजाइम यूरिएज को और ब्रेक थ्रू दिलाया अर्ली एंजाइम स्टडीज में, ठीक। आपको जो इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है मैकेनिज्म की, एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से मॉडल होते हैं, नोमेनक्लेचर और आईयूबी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी के थ्रू नोमेनक्लेचर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, आईयूबी के थ्रू नोमेनक्लेचर करते हैं। आईयूबी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिकल बायोलॉजी, ठीक है। ये क्या करती है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है। स्टैंडर्ड किसके सेट करती है, एंजाइम्स के लिए। तो आईयूबी की क्लासिफिकेशन में मान लो कोई एंजाइम अगर है तो उसमें क्या होता है, सफिक्स एस ऐड किया जाता है। जैसे कि डीएनए का है तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में, वहां पे कौन सा एंजाइम आया, आइसोमरेज। आइसोमेरिज्म हो रहा है तो उसमें क्या ऐड किया, एज। तो जब भी एंजाइम होगा उसके सफिक्स में क्या होगा, इसके हिसाब से एज ऐड होगा, ठीक। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंजाइम्स को हमने नेम किया उनके फंक्शन के बेसिस पे या डिस्कवरर के बेसिस पे। जैसे पेप्सिन था तो पेप्सिन का एंजाइम किसके थ्रू आया, ग्रीक वर्ड पेप्सिस के मीन डेरिवेटिव था, पेप्सिस के थ्रू आया जिसका मीनिंग था डाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही जैसे लिसिस हो रही थी बैक्टीरिया के तो उसमें हमने लाइसोजाइम नाम दे दिया, तो ये पहले के टाइम पे था। बट विद टाइम ये क्या हुआ, एडवांसमेंट जैसे जैसे होते गए, एंजाइम और आते गए तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, तो वो क्लासिफिकेशन लाया आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके हिसाब से 6 टाइप्स के यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में इन 6 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक ऑक्सीडोरिडक्टेज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराता है, ठीक। दूसरा ट्रांसफेरेज, मतलब जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कराता है। हाइड्रोलेस, मतलब जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन कराए। लाइएज, मतलब जो डबल बॉन्ड्स का या ग्रुप्स का एडिशन कराए किसी भी कंपाउंड में, ठीक। इसके अलावा आइसोमरेज, आइसोमरेज क्या करे, आइसोमेरिज्म कराए किन्हीं दो कंपाउंड का। और लाइगेज, लाइगेज क्या करे, जो कार्बन 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 सल्फर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे बॉन्ड्स को बनाने में हेल्प करे थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, उसको हमने कहा लाइगेज एंजाइम। तो ये 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो आपको आईयूबी ने क्लासिफाई करके दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पेपर में आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन अगर हम बात करें इसको हम और कैसे क्लासिफाई करते हैं, मान लो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है तो इसको हमने एक स्पेसिफिक कोड दिया है E.C.1 ऐसे करके, डिहाइड्रोजिनेज का 1 कोड है, फिर उसके अंदर जो सब कोड होते हैं उसके थ्रू हम इसकी नेमिंग करते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को सिर्फ इससे समझो, एक पहले तो एक्टिव साइट समझो क्या होता है। एक्टिव साइट मतलब जहां पर जाके वो एंजाइम बाइंड करेगा उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। या फिर एक्टिव साइट वो एंजाइम का वो पार्ट है जिसपे कोई सबस्ट्रेट आके जब बाइंड करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम का एक्शन उस पे एक्टिवेट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक। देन इसमें होता क्या है, देखो जब मान लो कोई एंजाइम आया, ठीक, एंजाइम के पास क्या आया, कोई सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आने के बाद में वो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट अलग निकाल देगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एंजाइम वापस सबस्ट्रेट अलग। फिर फर्दर नीड आएगी तो फर्दर यहाँ पर फिर सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता कैसे है। तो इसमें देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहां रिक्वायर्ड है जब कोई सबस्ट्रेट एक्ट करता है किसी एंजाइम पे। ये होता है ड्यू टू, मतलब कैसे हो सकता है, देखो जब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है सबस्ट्रेट की वो जब कम होती है तो एक बढ़िया एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनके आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनके आता है। तो अब बनता कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए देखो 2 मॉडल हैं। एक है हमारा लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है हमारा हैंड इन ग्लोव मॉडल या फिर इंड्यूस फिट मॉडल। देखो लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो लॉक एंड की मॉडल से मतलब क्या समझते हो, ताला और चाबी, ठीक। जो ताला होता है वो अपनी एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है। तो लॉक एंड की मॉडल का मतलब है कि एंजाइम क्या है, एक पर्टिकुलर चाबी है जो क्या कर रहा है, रिसेप्टर टारगेट उस पे जाके एक्ट कर रहा है और उस ताले को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल क्या है, लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था 1890 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो क्या करती है, सबस्ट्रेट को अलाउ करती है कि वो उस पे एग्जैक्टली फिट हो जाए जस्ट लाइक का की, और फिर वो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सॉरी ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट्स हैं, तो ये इसकी एक्टिव साइट से। अब देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखो सबस्ट्रेट का और इसका देखो
देन एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर देखो तो ये इसके साथ प्रॉपरली यहाँ पर फिट हो जा रहे हैं। तो जब ये प्रॉपरली फिट हो गए तो इन्होंने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। देन जब रिएक्शन हो गई, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने अपना काम कर दिया, तो एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट देखो यहाँ अलग आ गया और ये सबस्ट्रेट फिर अपना अलग निकल गया। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन था थ्रू लॉक एंड की मॉडल। अब अगर दूसरे मॉडल की बात करें, इंड्यूस फिट मॉडल, हैंड इन ग्लोव मॉडल या डैनियल ई कोशलैंड मॉडल, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो रिसेप्टर का, इन्होंने कहा कि रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रॉपरली शेप्ड नहीं होते। अब जरूरी नहीं अगर हम कोई ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई हम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जाके फिट ही हो जाए, ठीक। तो डैनियल ई कोशलैंड ने कहा कि अगर फिट करने लायक नहीं है, रिसेप्टर पे फिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज लाएगा। वो एक्टिव साइट में जो चेंज आएगी उसको ही इन्होंने कहा इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है। जो एक्टिव साइट में चेंज आ रही थी वही कहा इन्होंने इंड्यूस फिट होके वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसी मॉडल को कहा गया इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग थ्योरी देखें अगर, तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो फ्लेक्सिबल होती है थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो जब रिएक्शन होती है, मतलब जब सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम से बाइंड करता है, तो वो क्या करता है, एंजाइम मॉलिक्यूल के शेप में ढल जाता है। तो जब एंजाइम मॉलिक्यूल के शेप में ढल जाता है और बाइंड कर जाता है, तो वहां पर क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या था इंड्यूस फिट मॉडल में, देखो ये जो शेप है यहां पर इसका, ये थोड़ा अनइवन है, इसका अलग है, ठीक है, और इसका भी शेप अलग है ट्राइंगुलर बट स्पेस कम है। तो अब जब ये सबस्ट्रेट इसके पास आएगा तो ये तो प्रॉपर ऐड हो नहीं पाएगा, तो अब क्या करेगा, ये इसकी एक्टिव साइट को थोड़ा मॉडिफाई करा इसने और आके ऐड हो गया। तो ये यहां पर जब ऐड हो गया तो ये क्या बना, ये प्रॉपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद में ये देखो यहां पर क्या हुआ, ये एज अ प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। प्रोडक्ट निकल गया तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, ठीक है। तो इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट जब ऐड होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब जब तक प्रोडक्ट नहीं बन जाता है तब तक वो वहां पर रहेगा, और जब प्रोडक्ट निकल जाएगा तो वापस जो रिसेप्टर है, जो एक्टिव साइट है, अपने शेप में आ जाएगी। इस थ्योरी ने पूरा ओवरऑल यही बताया कि जो भी प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, अगर अनइवन सबस्ट्रेट्स हैं तो वो रिसेप्टर या फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को क्या करेंगे, तोड़ देंगे या फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक। देन नेक्स्ट की बात करें तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो मान लो ये एक हमारा ग्राफ है, यहाँ पर पहले ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को शो कर रहा है, ठीक। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, मान लो एक रिएक्शन हो रही थी, ए प्लस बी प्रोडक्ट बन रहा था ई, ठीक है, ये हो रहा था। अब यहां से देखो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो पहले जब हमने एंजाइम यूज नहीं किया तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कहां पर था, यहां पर था, ठीक, जिससे रिएक्शन का टाइम देखो बढ़ता चला जा रहा था। बट यहां पर क्या हुआ, अब जब हमने एंजाइम यूज किया कोई, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट था वो क्या हो गया, यहां पर कम हो गया। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, लोअर हो गई, इसी से यहां पर क्या निकल के आया कि एंजाइम्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें एक पूरी इक्वेशन है, माइकलिस मेंटन प्लॉट, ठीक है। माइकलिस मेंटन प्लॉट की जो इक्वेशन है ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें जो रिएक्शन है वो है E प्लस एस K1 K2 ES K3 E प्लस P, यहाँ पर K1 K2 K3 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और माइकलिस मेंटन इनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, Km कहते हैं, जिसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट या फिर ब्रिग्स हेल्डेन्स कांस्टेंट, ठीक। और Km होता क्या है, Km इक्वल्स टू K2 प्लस K3 अपॉन K1, ठीक है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, देख लीजिए ढंग से। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, डी एक्टिव मास ऑफ ES अपॉन DT, ये किसके इक्वल है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जितना रिएक्शन में हम इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ K1 E माइनस ES माइनस K2 ES माइनस K3 ES, ठीक। अब यहाँ K1 ES था माइनस K1 ES S, मतलब सबस्ट्रेट जो था एंजाइम सबस्ट्रेट और K1, फिर माइनस K2S, हमने इक्वेशन को क्या किया है, रीअरेंज कर लिया है पूरा यहाँ पर। देन नेक्स्ट स्टेप में K1 ES है, इसको हमने इक्वल्स के उधर भेजा, देन ES यहाँ पे बचा, हमने K1 को डिवाइड में भेज दिया यहाँ पे। K1 ES सॉरी, यहाँ पर जो ES था इसको हमने यहीं रखा, और ये जो हमारा पूरा था ये वाला पार्ट, इसको हम उठा के इसके नीचे ले आए, ठीक। तो अब क्या हुआ, K1 ES अपॉन K1S प्लस K1 प्लस K2 K3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
देन ऑन डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ RHS विद K1, जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया K1 से, तो यहाँ पे क्या आया देखो, ES आया, ऊपर ES बचा, और यहाँ पर क्या था, S K2 प्लस K3 अपॉन K1। अब K2 प्लस K3 अपॉन KM क्या है, ये हमारा सॉरी K1 क्या है, KM है। अब इनिशियल रेट V पे, V किसके इक्वल है, K3 ES के, ठीक। और जब एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, मतलब सबस्ट्रेट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, तो Vmax क्या हो जाता है, K3 और E, ठीक। तो इसके हिसाब से क्या है, V इक्वल्स टू K3 ES, K3 ES S अपॉन KM, ठीक। यही पहली इक्वेशन बन के आती है हमारी कि V इक्वल्स टू Vmax S S प्लस KM, ठीक। अब जहां पर क्या है, V क्या है, मेजर्ड वेलोसिटी, Vmax क्या है, मैक्सिमम, एस ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और Km क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब अगर हम अज्यूम करें कि रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ हो जाती है, तो उसमें केस में क्या होगा, जो Km होगा, मतलब माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, वो सबस्ट्रेट के मास के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो पहला है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम ज्यादा देंगे तो रिएक्शन हमारी उतनी ही जल्दी होगी, और पहले तो मतलब एक सर्टेन लेवल तक राइज करती चली जाएगी, बट अगर हम उसको बढ़ाते ही चले जाएंगे, सबस्ट्रेट खत्म हो गया, तो एक जगह पे आके क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉल करना भी स्टार्ट कर जाएगी। बट इन दिस केस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जब एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी और एंजाइम के एंजाइम का, तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि बिकॉज जितना ज्यादा हम एंजाइम देते जाएंगे उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी रिएक्शन की, ठीक। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें, तो अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मतलब एस बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा जो वी मैक्स है, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो क्या करेगी, पहले तो राइज होगी, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाएगी, फिर अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कम होती चली जाएगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती चली जाती है। टेम्परेचर की बात करें, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है, बट एक सर्टेन पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर पे आके वो वहीं पे रुक जाएगी, और रुकने के बाद में क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चलेगी, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके, मान लो ये क्या है, एक सर्टेन पॉइंट है, यहाँ पर आके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल आया, यहाँ पर से रेट ऑफ रिएक्शन फॉल होना स्टार्ट हो गई। तो ये किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, कि टेम्परेचर से कैसे इंपैक्ट आ रहा है किस पे, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम पे। इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोकते हैं। फिर टाइम आता है, जितने टाइम के लिए हम एंजाइम से सबस्ट्रेट का कांटेक्ट करवाएंगे तो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। फिर अगला आता है हमारा लाइट एंड रेडिएशन। लाइट एंड रेडिएशन का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज कुछ एंजाइम्स में पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगला है एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर की बात करें तो एंजाइम इनहिबिटर में क्या है, देखो एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं या फिर उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, उन्हें ही हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। देखो रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल मतलब का क्या होता है, मतलब जो रिवर्स हो जाए, जो पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, वो रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल में भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, या फिर सबस्ट्रेट एनालॉग इनिबिशन में, यहाँ पर कंपटीशन करते हैं एक्टिव साइट के लिए, मतलब सबस्ट्रेट और जो इनिबिटर है वो कॉम्पीट करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, जो पहले पहुंच जाता है, बाइंड हो जाता है, वो अपना एक्शन यहाँ शो करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, बिना किसी कॉम्पिटिशन के क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है वो जाके बाइंड कर जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। एलोस्टेरिक की बात करें तो एलोस्टेरिक क्या करते हैं, वो अपनी एक अदर साइट पे ही बाइंड होते हैं, मतलब एक नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव में जो हमारा एंजाइम है वो वहां पर जाके क्या कर रहा था, बाइंड हो जा रहा था, सबस्ट्रेट जा रहा था तो वो बाइंड हो जा रहा था, मतलब उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। बट यहाँ पर एलोस्टेरिक की केस में क्या है, इनकी एक अलग साइट है, कि मतलब अगर एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों हो तो भी वो उस पे एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा, अपने एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो सकता है, तो उससे भी इनिबिशन होगा, ठीक है। देन अगला आता है इरिवर्सिबल इनिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनिबिशन में देखो क्या होता है, देखो एक चीज और है, रिवर्सिबल इनिबिशन में बॉन्डिंग जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल बॉन्डिंग, ये सारी पाई जाएगी। और अगर हम बात करें
करें इरिवर्सिबल की, तो वहां कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक, किसके बीच में, अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट है, जिससे एक परमानेंट बॉन्ड वहां बन जाता है, जो कि फर्दर क्या नहीं हो सकता, फर्दर हट नहीं सकता, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल बॉन्डिंग भी कहते हैं या इरिवर्सिबल इनिबिशन भी कहते हैं, ठीक। देन कंट्रोल ऑफ एंजाइम कैसे रेगुलेट करते हैं, तो एक तो एंजाइम क्वांटिटी को रेगुलेट करा के, दूसरा कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को ऑल्टर करके, एंजाइम के रेट को ऑल्टर करके या सिंथेसिस को ऑल्टर करके। देन एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, देखो एंजाइम इंडक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, मतलब जब एंजाइम की सिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है तो उसे हम एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। ये जनरली दो टाइप से हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम के उससे हो सकता है, दूसरा इंड्यूसिबल एंजाइम के उससे हो सकता है। और एंजाइम रिप्रेशन क्या है, मतलब एंजाइम जो था उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाना, एंजाइम रिप्रेशन है। अब देखो कुछ यहाँ पे आइसो एंजाइम्स भी होते हैं। आइसो एंजाइम क्या है, आरएल हंटर और क्लीमेंट मार्केट ने पहले ये टर्म दिया और कहा आइसो एंजाइम को कैसे डिफाइन किया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, मतलब एक एंजाइम अगर है तो उसी का कोई अल्टरनेटिव दूसरा अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो एंजाइम कहेंगे। अब ये होते क्या है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं, किसी कैटेलाइज करते हैं सेम रिएक्शन को। जैसे कि अगर हम बात करें तो हेक्सोकाइनेज क्या है, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है और ये क्या करता है, देखो हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो हेक्सोकाइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है फ्री ग्लूकोज की एंट्री इनसाइड द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इसके लिए 4 और आइसोजाइम्स होते हैं डेजिग्नेटेड एज 1 to 4, जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एप्लीकेशंस होते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, देखो ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी या उसकी रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टिंग द केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर आर नोन एज कोएंजाइम। मतलब ऐसे कंपाउंड जो केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे में ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं कंपाउंड, जैसे थाइमीन है, राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे 4 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, तीसरा है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और बायोटिन कोएंजाइम फ्रॉम विटामिन एच। ये 4 टाइप के इसमें होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है उसका फुल बुक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया है कोई टॉपिक तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इसके अलावा ये बुक आप हमारी साइट से परचेज कर सकते हैं जो कि है tppl.org, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसके अलावा आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी साइट्स हैं उनसे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए, फर्दर सेमेस्टर्स की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। और साथ ही साथ हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स।